गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत के सिलेबस में अभी कारक चल रहा है। इससे पहले मैक्सिमम चैप्टर हो चुका है, जैसे कि आप संधि हुआ वो कंप्लीट हो चुका है, माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो चुका है। ये मैं व्याकरण की बात कर रही हूँ, ग्रामर की। तो इसमें आपका माहेश्वर सूत्र, संधि के तीनों भेद और कारक जो है आज हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे। उसके बाद समास है, उपसर्ग, प्रत्यय है और भी बहुत सारे चीज बचे हुए। लेकिन स्टार्टिंग के जो आपके पहले जो 5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपको जो क्वेरी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। इसमें कितने सूत्र है? इसमें जितने भी सूत्र हैं वो आपको अभी पढ़ने हैं, विथ एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक है, पहला सूत्र है आपका षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे का मतलब क्या होता है? कारक और प्रतिपादिकार्थ से भिन्न स्व स्वामी भाव आदि संबंध शेष है। उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष जो हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? राजा का पुरुष। आप हिंदी में पढ़े हुए हैं कि षष्ठी विभक्ति जो संबंध कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? काके की, रा रे री, ना ने नी, ये होता है। ठीक है, तो कर्म आदि के संबंध मात्र की विवक्षा में भी षष्ठी विभक्ति होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म आदि के संबंध मात्र की विवक्षा होती है, तब भी षष्ठी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सताम गतम, ठीक है, या सर्पिस जानीते, या मातु स्मरति आदि। तो ये सब में भी क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। विशेष इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ आपको। विशेष क्या है? कर्म प्राप्त षष्ठी विभक्ति का निरूपण किया जा रहा है। मतलब कि अगर हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं तो उसमें संबंध कारक जो है षष्ठी विभक्ति, उसको एक कारक मानते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कारक के सूत्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग को षष्ठी विभक्ति के जो सूत्र हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति होती है। जो भी संबंध कारक होता है तो उसमें क्या होता है? जनरली षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग संस्कृत, अगर आप पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें जो संबंध कारक है वो कारक नहीं है। यह कारक निरूपण में पूर्व में ही कहा गया है। जब आपने कारक पढ़ा होगा, पहले भी मैंने जब क्वेश्चंस डिस्कस किया है, आपके जो 1000 क्वेश्चन का सेट है उसमें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हिंदी में जो है कारक के 8 भेद माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या माना जाता है? ओनली 6 माना जाता है। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, यह कारक निरूपण में पूर्व में ही कहा गया है, ये पहले ही बता चुके हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार के संबंधों को सूचित करने के लिए होता है? कहाँ पे हम लोग करते हैं? एदर्थ शेष पद का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। शेष पद का अर्थ, जैसे षष्ठी शेषे है तो शेष पद का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ, रेसिड्यू, अवशिष्ट जो होता है, जो बच गया है। अब तक जो कहा गया है उसे बचा हुआ कर्ता आदि 6 कारकों से भिन्न सम स्वामी भाव आदि संबंध शेष पर बोध है। इन संबंध को बताने हेतु षष्ठी शेषे जो होता है, षष्ठी शेषे का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कर्म आदि क्रिया के साथ केवल संबंध मात्र विवक्षित हो। संबंध का प्रकार विशेष इप्सितम साधकतम विशेष बताना अभिष्ट नहीं हो तो कर्म आदि संज्ञाएं नहीं होती। वहां पे क्या हो जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने कर्तुरी इप्सितम कर्म पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? द्वितीय विभक्ति में पढ़ा है। ठीक है, साधकम ततम पढ़ा है, तृतीय विभक्ति में पढ़ा है। तो ये सब चीज जहाँ पे अभिष्ट नहीं होता है तब वहां पे क्या होती? षष्ठी विभक्ति प्रवृत्त होती है। ऐसी स्थिति में उसका कारकत्व नष्ट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वो जो कारक का टर्म्स एंड कंडीशन है वो खत्म नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, सताम गता, सज्जनों का जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है? सताम गता। कर्ता क्या है? सत है, मतलब जो सज्जन है उसकी बात करें तो कर्ता तो वही है। प्रथमा आदि की अविक्षा के कारण यहाँ पे क्या हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो शेषे षष्ठी है उसको आपको समझना है कि ये कहाँ पे होता है। यहाँ प्रयुक्त शब्द
का अभिप्राय, शेष शब्द का अभिप्राय आप क्या समझे, जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ, मतलब जो बच गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। अर्थात जो बात अन्य विभक्तियों के द्वारा नहीं बताई गई है, मतलब जितने भी विभक्ति थे प्रथमा से लेके पंचमी तक, जो बात वहां नहीं बताई जा सकी वो कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, संबंध कारक में कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बात अन्य विभक्तियों में नहीं है हुई है वो कहाँ पे हो रही है, षष्ठी विभक्ति में हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, षष्ठी शेषे बोलते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रायः संज्ञा तथा सर्वनामों के एक दूसरे के प्रति संबंधों का कथन करती है। कहाँ पे करती है ये, षष्ठी विभक्ति प्रायः संज्ञा तथा सर्वनामों के एक दूसरे के प्रति संबंधों का कथन करती है, और यह संबंध संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से कारक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कि कारक के कितने भेद है, तो आप क्या आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ओनली 6, 2 नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि षष्ठी विभक्ति प्रायः संज्ञा और सर्वनामों के एक दूसरे के प्रति संबंध कथन करती, जो भी कर्ता कारक है, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम है उसके संबंध को जो बताता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर ये कारक की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे आप एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताया, राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, यहाँ व्यक्ति और राजा का संबंध बताया गया है। जो व्यक्ति है वो राजा का पुरुष है, मतलब कि जैसे कि राजा के सेना में काम कर रहा है, उसके दरबारी में काम कर रहा है, तो इसका यहाँ पे किसका संबंध बताया जा रहा है, जो पर्सन है और उसका किससे संबंध है, राजा से है। अतः उपयुक्त सूत्र से यहाँ राज्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप राजा का सूत्र ये पढ़ेंगे, शब्दरूप पढ़ेंगे अगर राज्य, तो यहाँ पे क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि यह संबंध अपादान आदि अन्य विभक्तियों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो विभक्ति है आपके प्रथमा से लेके अपदान कारक तक, वहां पे ये नहीं कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या, इसे षष्ठी विभक्ति ही कहने का सामर्थ्य रखती, ये हिम्मत सिर्फ षष्ठी विभक्ति ही कह सकती है, इसीलिए इसको षष्ठी शेषे कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल होंगे जिसमें जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं सेम संस्कृत में पढ़ना है, लेकिन संस्कृत में क्या है, इसको माना नहीं जा रहा, बस काम वो वही कर रहा है लेकिन उस चीज को हम लोग मानते नहीं है। जैसे कि आप बिहार में जो बिहार में एक मिनिस्टर है, उनका कहना होता है ना कि हम तो इसको मानवे नहीं करते हैं, वैसे ही है कि आप कुछ भी बोलिए हम उसको मानवे नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से आप कारक के 8 भेद हैं, लेकिन संस्कृत में हम मानेंगे ही नहीं, इसको क्या मानेंगे, 6 भेद ही मानेंगे। भले षष्ठी का सूत्र आपको पढ़ना है, लेकिन आप उसको कारक के टर्म्स एंड कंडीशन में मान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र आपका आता है, ये था आपका षष्ठी से नेक्स्ट सूत्र है आपका षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। और इससे पहले आपका जो आज फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रही हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं या स्टडी मटेरियल नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पूरा बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, जो भी लैंग्वेज रहा होगा उनका, आइदर हिंदी, संस्कृत, कुड़ुक, कुरमाली, संथाली, जो भी होगा, तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं कि लास्ट टाइम में देख रहे होंगे, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे 4-5 साल से, तो अभी लास्ट के 30 डेज या 20 डेज वो रिवीजन करेंगे। तो उनके लिए जो एमसीक्यू का है और भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जो एज ए मॉडल सेट आपका आएगा, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होंगे विथ एक्सप्लेनेशन होंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या ये, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आप जितने भी टीचर्स वाले एग्जाम हुए, यूजीसी नेट वाले एग्जाम हुए, संस्कृत ऑप्शनल वाले, तो आप वो वाले देख सकते हैं, वहीं पे आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस में मिलेगा। बाकी अगर पीसीएस वाले आप देखेंगे तो वहां पे तो है नहीं, या यूपीएससी भी क्या है, ऑब्जेक्टिव तो लेती नहीं है, सब्जेक्टिव पैटर्न है उसमें। तो आप जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव संस्कृत है, जो भी लेवल है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल है तो भी आप देखिए, अगर टीचर्स का लेवल है तो भी आप देखिए, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैं 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकेंगे,
उसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो आपके पूरे सिलेबस को भी कवर कर रहा है, जितना कि आपका स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाषा का विज्ञान, वेद, वेदांग, उसमें जितने भी आपके जो संस्कार है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, वो सारा का डिस्कशन है और उसमें से क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ तक कि संधि, समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप सभी से क्वेश्चन दिया गया है। तो आप वो क्वेश्चन का सीरीज है, 25 सेट है, एक ही सेट नहीं है। ऐसा क्या है, 25 सेट है। अगर आप 25 सेट देखिएगा, उसमें एक सेट में 40 क्वेश्चन है, तो 25 सेट में 1000 क्वेश्चंस हो रहा है। तो आप वो 1000 क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीट कीजिए, आपको 70 to 80 क्वेश्चंस वहां से आ जाएगा। 70 to 80% क्वेश्चंस आएगा आपको। तो आप उस चीज को बार बार देखिए। और इन अभी कमिंग डेज में और भी सेट्स में देने वाली हूँ, उसका भी विथ एक्सप्लेनेशन होगा। अभी उस पर काम चल रहा है, तो वो भी जैसे कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट होगा, साथ साथ वो भी आने लगेगा। तो आप वो भी देखकर उससे रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए बार बार, जैसे एज ए टेस्ट सीरीज भी आप उसको दे सकते हैं। तो जितना आप क्वेश्चंस देखिएगा उतना ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता है। आपको आता है तो आपको ऐसे बैठ के तो लग रहा होगा कि हम तो पंडित है, पूरा लैंग्वेज तो आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी इंग्लिश मीडियम के, मतलब कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, में किसी मीडियम पे नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लोग उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हिंदी है, हिंदी में आपको जस्ट पासिंग मार्क्स लाना है, तो बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है मेंस के पेपर में, जब अपने स्टेट पीसीएस का या जो भी आप पीसीएस देते हैं या यूपीएससी देते हैं, तो बहुत लोग इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं कर पाते और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हिंदी को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी आपका लैंग्वेज का पेपर है और साथ साथ जो आपका पेपर 1 है, तो आपको सब में फोकस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पेपर 3 के लिए करेंगे। तो इक्वली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 सभी को आप फोकस्ड करें, किस तरीके से आपको मैटर कवर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बोल रही हूं षष्ठी हेतु प्रयोगे। नेक्स्ट सूत्र आपका क्या है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण, कॉज, रीजन। तो शब्द के प्रयोग में यदि हेतु हो रहा है तो उस शब्द में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होता है। जहां भी आप देखेंगे कि हेतु का प्रयोग हो रहा है, मतलब जिसका कारण बन रहा है, तो वहां पे क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के कारण रहता है। यहाँ रहने का कारण क्या है, अन्न है। मान लीजिए आपको ऐसे जगह में छोड़ दिया जाए जहां आपको खाने पीने का कुछ ना मिले, कोई भी आइलैंड ले लीजिए। ऐसे मूवी में आइलैंड का सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये फल तोड़ के खा लिया, वो फल तोड़ के खा लिया, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अगर आपको आइलैंड क्या, आपको अपने स्टेट से अंडमान निकोबार या ऐसे जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उसको आप किसी ऐसे फॉरेन कंट्री में भेज दीजिए कि आप वहाँ हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, या मान लीजिए वहाँ के लोग इंग्लिश ही नहीं समझ रहे, भले आप बहुत प्रकांड विद्वान हो, बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग है आपका, लेकिन वहाँ के लोग को इंग्लिश आता ही नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे कि आपको ये खाना है या आपको ये पता है? आप क्या वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ही दे सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो सेम चीज होता है अन्न से, जो आपका आपको मैंने अभी एग्जांपल बताया, अन्न से हेतु वसति, अन्न के कारण वहां रहता है। मतलब जब जिस चीज का कारण होगा तभी तो वो वहां पे होगा ना, अगर कारण ही नहीं है तो फिर वहां पे वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अन्न के कारण, जो अनाज है उसके कारण वहां रहता है, मतलब कि आपका वहां से बेसिक नीड सेटिस्फाई होता है, तभी वो वहां पे रहता है। अगर आपको अनाज नहीं मिलेगा, 4 दिन आप अनाज नहीं खाइए, देखिए आप कैसे पगलाएंगे। भले आपको पानी पानी मिल रहा हो, लेकिन जो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि हेतु, जिसका जो कारण हो। तो अन्न से हेतु वसति, अन्न के कारण वो वहां पे रहता है। तो हेतु शब्द आया है तो अन्न में देखिए क्या लग गया है, षष्ठी विभक्ति लगा है। ठीक है, तो जो जिसका कारण होगा वहां पे क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए इस सूत्र का नाम क्या है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। ये सूत्र किनके द्वारा दिया गया, पाणिनि सूत्र। जो भी हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं, आपसे अगर ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सूत्र नाम देकर पूछा जाए कि ये किनके द्वारा दिया गया, महर्षि नाम दे दिया जाएगा कि यास्क है या पतंजलि है या पाणिनि है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन, या कालिदास भी दिया जा सकता है,
तो ऐसा भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो जितने भी सूत्र अभी आपने पढ़े हैं वो किनके द्वारा दिए गए हैं? पाणिनि के द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे होंगे तो उसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि ये पाणिनि सूत्र है, या कोई भी ग्रामर बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी लिखा होगा कि ये पाणिनि का सूत्र है। तो इसमें आप क्या पढ़े? यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हुआ हो और वहां कारण भी प्रकट हुई, मतलब हेतु का प्रयोग हो रहा है और आपको रीजन भी बता लिया जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हेतु शब्द एवं कारणता का कथन करने वाले दोनों शब्दों में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो दोनों शब्द में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। अन्यस्य हेतु वसति, तो अन्य में भी षष्ठी लग रहा है और हेतु शब्द जो है उसमें क्या हो गया? हेतु, तो उसमें भी क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति लगेगा। अन्यस्य हेतु वसति, अन्य के लिए रहता है, ये अन्य नहीं होगा, अन्न, अनाज होगा। यहाँ हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है तथा रहने का कारण वाचक शब्द अन्न का भी कथन हुआ है। तो दोनों में आप देखिएगा, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः उपयुक्त सूत्र से हेतु शब्द तथा जो उसका कारण है, कारण बोधक शब्द अन्न की में क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है षष्ठी शेषे में कैसे प्रयोग हुआ है और षष्ठी हेतु प्रयोग में कैसे हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट सूत्र है सर्वनाम्न तृतीया च। जहां भी च साइड आ जाएगा तो आप समझ जाइए कि उसमें 3-4 विभक्ति का प्रयोग होगा। आप कल भी पढ़े थे, पंचमी विभक्ति में पढ़े थे। रीते, आपको याद होगा मैंने बताया था रीते योगे द्वितीया पंचमी वा, मतलब उसमें द्वितीया भी लग रहा था और पंचमी भी लग रहा था। और एक और मैंने आपको द्वितीया और तृतीया दोनों में पढ़ाया है, हेतु तृतीया पंचमी पढ़े होंगे आप। कारण का बोध जब होता है तो क्या लगता है? पंचमी और तृतीया विभक्ति दोनों लगता है, मतलब दोनों को हम लोग गलत नहीं मानेंगे। स सुखेन हसती या स सुखात हसती, जब कारण का बोध हो जाता है। तो इसी तरीके से जहां पे च लगा है तो समझ लीजिए वहां पे 2-3 सूत्र एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। ठीक है, यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया, पंचमी या षष्ठी, कौन कौन सा विभक्ति? तृतीया भी लगेगा, पंचमी भी लगेगा और षष्ठी भी लगेगा। कब लगेगा? जब हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो। जब हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, जैसे किसी के सातेता बोलेंगे या सहते बोलेंगे, जब भी हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हेतु शब्द दोनों में क्या लगेगा? तृतीया, पंचमी और षष्ठी। ये आपको याद रखना है। जब तक हम लोग संज्ञा बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम के साथ क्या लग जाएगा? तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति। किस शब्द के साथ? हेतु शब्द के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, केन हेतुना अत्र वसति। तो केन क्या है? क शब्द रूप अगर आप पढ़े होंगे, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कै। ठीक है, तो केन मतलब हो गया कौन। केन हेतुना अत्र वसति मतलब किस किस कारण से यहां रहते हो। तो केन में क्या लग गया? तृतीया विभक्ति, और साथ साथ हेतु शब्द में भी आप देखिए क्या लगा है? तृतीया विभक्ति, हेतु ना। उसी तरीके से आप देखिए क्या बोला गया है कि जब सर्वनाम शब्द हो और हेतु शब्द हो तो कौन कौन सा लगेगा? तृतीया, पंचमी और षष्ठी। तो तृतीया का एग्जाम्पल आप देख लिए क्या है? केन हेतुना अत्र वसति। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए पंचमी विभक्ति का एग्जाम्पल, कस्मात हेतो अत्र वसति। कस्मात, पंचमी विभक्ति, कस्मात हेतो अत्र वसति, ये पंचमी विभक्ति का एग्जाम्पल है। समझ गए? नेक्स्ट आप देखिए षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल, कस्य हेतु अत्र वसति। तो आप तीनों एग्जाम्पल में देखिए, अगर सर्वनाम में तृतीया है तो हेतु में भी तृतीया है। सर्वनाम कस्मात में पंचमी है तो हेतु में भी पंचमी है। उसके बाद देखिए कस्य हेतु अत्र वसति, कस्य में षष्ठी है तो हेतु शब्द में भी क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस सूत्र से आप क्या समझे कि जब भी सर्वनाम शब्द आएगा और हेतु लगेगा तो वहां पे तृतीया, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये समझ गए आप लोग? नेक्स्ट सूत्र आइए, नेक्स्ट सूत्र है आपका। तो इस तरीके से आप सूत्र लिखिए
और विथ एग्जाम्पल उसको पढ़िए, तब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट सूत्र है आपका कृतः कर्मणो कृति। कृति सानन वाला सूत्र है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होता है। कौन सा में, जो कृदंत है। अभी आपको मैं कृदंत तद्धित और स्त्री प्रत्यय पढ़ाऊंगी, वो बचा हुआ है। तो कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिसके अंत में कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कौन सा हो गया, त्रिच, अन, अच, ल्युट, इक्तिन, न्यूल, ये जब रहता है तो क्या हो जाता है, कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जो भी कृदंत शब्द हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि आप देखिए कौन कौन सा है, कृदंत शब्दों के प्रयोग होने पर कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से, त्रिच, जिसमें शेष क्या बचता है, त्रि, घय का अ बचता है, इक्तिन का ती बचता है, न्यूल का अक बचता है, ल्युट का अन बचता है। तो आदि प्रत्ययों का प्रयोग होने पर उस वाक्य के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसमें प्रयोग होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अस्य जगतः कर्ता कृष्णो अस्ति। इस जगत के कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो अस्य जगतः कर्ता कृष्णो अस्ति। यहां पे आप देखिए शब्द जो है क्या है, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा है, तभी तो वर्ड क्या बना है, कर्ता बना है। तो क्री धातु में त्रिच प्रत्यय होने के कारण कृदंत है, और जो कर्म क्या है, तथा कर्म क्या है, जगत है। तो अतः कृदंत पद के योग में उपयोग सूत्र में जगतः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए क्या है, जगतः है, जगत शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो उसमें किसका प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ गए कैसे प्रयोग हुआ है, अस्य जगतः कृतो कृष्णो अस्ति। तो यहाँ पे क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगा, ठीक है, तो कर्ता हुआ, जगत करता है ना, कर्ता हुआ, और कर्म क्या हुआ, जगत हुआ। तो कृदंत पद के योग में उपयुक्त सूत्र से क्या लगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट सूत्र है, जैसे कुछ सूत्र है जो आप सप्तमी में भी पढ़ेंगे, मतलब अधिकरण कारक में भी पढ़ेंगे और षष्ठी विभक्ति में भी पढ़ेंगे। जैसे यतश्च है, यतश्च आप सप्तमी में भी पढ़ेंगे कि यतश्च का प्रयोग कहाँ पे होता है, और षष्ठी में भी पढ़ेंगे। यतश्च निर्धारण, यतश्च निर्धारण में यहाँ पे भी बता दे रही हूँ, आगे सप्तमी में भी बताऊंगी। जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक का अपने समुदाय से पृथक करना, यानी पृथक अलग कर देना, क्या कहलाता है, निर्धारण कहलाता है। इस समुदाय में से किसी एक को छाटा जाए तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। किसमें किसमें, जाति में, गुण में, क्रिया में तथा संज्ञा की विशेषता के आधार पर। जब हम लोग किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, चाहे जाति, जाति आप किसी कास्ट पे मत जाइए, अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज को हम लोग अलग कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी, क्रिया, संज्ञा, तो ये तीनों चीज को जब हम लोग सबसे अलग करते हैं तो उसमें क्या लगता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, ठीक है, कवियों में, तो ये सारे कवि में से उनको एक कवि अलग किया जा रहा है। निर्धारणम का मतलब यही हो रहा है कि सारे समुदाय में से पृथक करना निर्धारण कहलाता है। मतलब बहुत सारे लोग में, जैसे बहुत सारे लीडर में किसी एक को बोले कि बीजेपी के इतने सारे लीडर लेकिन पीएम कौन बने, मोदी। तो जब आप इतने सारे लोगों में से किसी एक को अलग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस सूत्र का नाम क्या है, यतश्च निर्धारणम। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ आसीत। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, तो यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग सही माना जाता है, ठीक है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो इस तरीके से आपको ये यतश्च क्या दोनों में पढ़ना है। ये सूत्र किस में पढ़ना है, दोनों में पढ़ेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट सूत्र आप देखिए, षष्ठी चानादरे, जिसका अनादर या तिरस्कार किया गया हो। तो जिसका अनादर या तिरस्कार कर कोई कार्य किया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें भी क्या होता है, षष्ठी या सप्तमी। जिसका तिरस्कार कर कोई काम किया जाए तो उसमें क्या होता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। जैसे रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, मतलब होता है ना कि मम्मी को कोई काम है तो वो चली गई, बच्चा रो रहा है तो रो रहा है किसी और के भरोसे, चाहे उसकी मौसी हो, बुआ हो, चाचा हो, पापा हो, किसी को देके वो गई। तो रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। तो रुदतः शिशो माता जगाम, तो यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो रुदतः शिशो माता जगाम, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ, षष्ठी विभक्ति का। उसी तरीके से आप रुदती शिशो माता जगाम, इसमें किसका प्रयोग किया, सप्तमी विभक्ति का। तो ये दोनों सूत्र हम लोग किसमें पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे, षष्ठी में भी और सप्तमी में भी। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र में आइए, आपका नेक्स्ट सूत्र है तुल्यार्थे लोपा। देखिए आप, सूत्र है तुल्यार्थे तुलो तुलोपाभ्याम तृतीय अंतरश्यामा। तो जब ऐसा सूत्र होता है तो क्या होता है, तृतीय अंतरश्यामा दिया रहे तो उसमें क्या लगता है, 2-3 विभक्ति का प्रयोग होता है। बराबर या समान की तरह अर्थवाची, बराबर या समान की तरह अर्थवाची, तुल्य, सदृश, सम या साकस। आप पहले भी तृतीय विभक्ति में पढ़े थे, सम, साकस। जब ये सब शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीता राम के साथ वन गई तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। तो जब ऐसा होता है, सह, सम, साकम लगता है तो क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, बराबर या समान के तरह अर्थवाची, तुल्य, सदृश, सम, साकस आदि शब्दों का योग हो तो इसमें तुलना की जाए तो तृतीय या षष्ठी विभक्ति दोनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप लोग, मतलब तुलना होगा यहाँ पे, तुलना एवं उपमा इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त तुल्य अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के योग में विकल्प से अंतरश्याम तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जब हम लोग किसी से कंपेयर करते हैं, सह साकम बोलते हैं तब, तो अर्थात तुल्य, सदृश, साकम आदि शब्दों के योग में जो तुल्य अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उसे शब्दों में, उस शब्दों में क्या होता है, तृतीया एवं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है। तो आप समझ गए किस किस वर्ड में जब हम लोग कंपेयर करते हैं और उपमा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब करते हैं तो वहां पे क्या होता है, तृतीय और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तुलना एवं उपमा इन दो शब्दों के अतिरिक्त तुल्य अर्थ में प्रयुक्त शब्दों के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात तुल्य, सदृश, शाकम आदि शब्दों के योग में जो तुल्य अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, तो उस शब्दों में क्या होता है, जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो उस शब्दों में क्या होता है, तृतीय अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है, जिससे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य मोहना, मोहन कृष्ण के समान है। मोहन किसके समान है, कृष्ण के समान है। तो यहाँ पे क्या लगा, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य मोहना। यहाँ तुलना अर्थ अभिव्यक्ति के लिए तुल्य पद का प्रयोग हुआ है, अतः उपयुक्त सूत्र से कृष्ण में षष्ठी विभक्ति अथवा तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। मतलब आप यहाँ पे कृष्ण से तुल्य मोहन भी कर सकते हैं और कृष्णेन तुल्य मोहन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुलना अर्थ अभिव्यक्ति के लिए तुल्य पद का प्रयोग हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं, अतः उपयुक्त सूत्र से कृष्ण में षष्ठी विभक्ति लगाइए या तृतीय विभक्ति कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोहन की तुलना कृष्ण से की जा रही है। समझ गए इस सूत्र का मतलब, जब हम लोग किसी से तुलना करेंगे तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें षष्ठी या तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इतना सारा सूत्र आपको किस विभक्ति के लिए पढ़ना है,
तृतीय विभक्ति के लिए, सॉरी षष्ठी विभक्ति के लिए पढ़ना है। तो आपका प्रथमा कंप्लीट हो गया, प्रथमा कर्म कारक हो गया, द्वितीय तृतीय कारक हो गया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, यहां तक के सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कुछ जैसे कि एक दो शब्द हैं, जैसे कि जब अक्त प्रत्यांत वाले शब्द होते हैं, अक्त प्रत्यांत वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि जो भूतकाल का वाचक होते हैं, तो उसके अर्थ में क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। भूतकाल मतलब पास्ट बता रहे हैं और उसमें प्रत्यय कौन सा लग रहा है, अक्त प्रत्यय लग रहा है। जैसे आप देखिएगा, विद्वाना सताम पूजिता, जो विद्वान होते हैं हर जगह पूजे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा है, अक्त प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सताम है, पूजिता है, तो इसमें क्या लगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अधिकरण कारक, जो आपका लास्ट है सूत्र में, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में जितने भी सूत्र हैं, कुछ कुछ तो षष्ठी में भी है वो, तो ये सारे जो सूत्र हैं वो आपको पढ़ लेना है। ज्यादा सूत्र है नहीं इसमें, ज्यादा है नहीं, लेकिन आप समझने के ये से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है। 3-4 सूत्र हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो आधारो अधिकरणम, कर्ता के कर्म के द्वारा तलिष्ठ या क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, जब कोई कार्य संपन्न होता है, इससे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, तथा प्रस्तुत सूत्र उस आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। अधिकरण में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्त। अधिकरण में विभक्ति का प्रयोग होता है जब हम लोग सूत्र बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को अधिकरण, जो तो लास्ट क्या होता है, में पर बोलते हैं। ठीक है, तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आपका सूत्र क्या है, आधारो अधिकरणम, आपको ये याद रखना, आधारो अधिकरणम। सॉरी जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, स सय्याम तिष्ठति, वह सैया पर बैठा है, तो बैठने का कोई बेस है, आधार है, किस पर बैठा है, सैया पर बैठा है, तो सय्याम में क्या लगा है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ बैठने का आधार सैया है, अतः उपयुक्त सूत्र से इसकी अधिकरण संज्ञा हुई और इसमें क्या प्रयोग हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अध्यापक विद्यालय पाठयन्ति, टीचर कहाँ पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आधार क्या है, विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या हो गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये पहला सूत्र था आपका आधारो अधिकरणम। नेक्स्ट सूत्र में आते हैं, नेक्स्ट है आपका, वैसे अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या होता है, आधार के 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं, औपलेशिक आधार, देख लीजिए क्या क्या है। औपलेशिक आधार, जब दो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप में अलग अलग दिखाई देती हैं तथा उनका एक दूसरे से जुड़ना स्पष्ट दिखाई दे, वह अलग अलग दिखाई दे रहा है और बीच में जो जॉइंट है वो भी आपको दिखाई दे, तो वह आधार क्या हो जाता है, औपलेशिक आधार हो जाता है। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठना, यहाँ चटाई और बैठने वाला दोनों अलग अलग वस्तुएं प्रत्यक्ष है तथा उसे व्यक्ति का चटाई से जुड़ना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जैसे आप कहीं पे भी बैठ रहे हैं तो आप वो देख रहे हैं ना, जैसे सोफा पे बैठे, चेयर पे बैठे, जमीन पे ही बैठे, तो आप उसमें बैठ रहे हैं तो आप टच हो रहे हैं, किससे टच हो रहे हैं, जमीन से, चटाई से, चेयर से, उससे टच हो रहे हैं, तो वो दिख रहा है। तो वैसे आधार को हम लोग क्या बोलेंगे, औपलेशिक आधार, जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपका वैशेषिक आधार, और तीसरा क्या है, व्यापक आधार, अभिव्यापक आधार। वैशेषिक आधार क्या है, जब कर्ता किसी विषय में अपने चित्त या बुद्धि का संबंध स्थापित करता है तो वहां क्या होता है, वैश्विक आधार होता है। जैसे मोक्षे इच्छा, मोक्ष में इच्छा, यहाँ कर्ता की बौद्धिक या मानसिक स्थिति मोक्ष होने में मोक्ष बुद्धि या इच्छा का वैश्विक आधार कहलाता है। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपको इंट्यूशन होता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, भले 1-2 दिन बाद हो या पहले हो गया हो, जस्ट तो वो सबको क्या बोलते हैं, एक टेलीपैथी जो बोलते हैं। तो आपका बुद्धि, आपका दिमाग जिस चीज से रिलेटेड हो,
तो वहां क्या हो जाता है, वैश्विक आधार हो जाता है। ठीक है, मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखना, तो यहाँ पे मोक्ष में क्या लग गया है, सप्तमी विभक्ति लग गया है। यहाँ कर्ता की बौद्धिक या मानसिक स्थिति मोक्ष में होने से मोक्ष बुद्धि या इच्छा का वैश्विक आधार हो जाता है। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो आप बार बार जाके मोबाइल देखेंगे, हाथ में मोबाइल लेके चलाते रहेंगे, भले किसी का मैसेज आए या ना आए, तो आपका वहां से ब्रेन जो है आपका उससे रिलेटेड है। तो ऐसे जब कंडीशंस हो तो उसको क्या बोलेंगे, वैश्विक आधार। ठीक है, समझ गए, ये अच्छा एग्जाम्पल है आप लोग को समझाने का। भले कोई मैसेज आया या नहीं आया, एक तरीके का ये डिजीज भी है कि कुछ हो रहा, कहीं से कॉल आया या नहीं आया, लेकिन आप बार बार मोबाइल में देखेंगे कि कॉल आया होगा, मैसेज आया होगा, या आपको उसका रिप्लाई देना होगा। तो इस तरीके को एक मतलब न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी बताया गया है कि आप हमेशा मोबाइल में देखते रहें। तो जिस चीज से आपका ब्रेन रिलेटेड हो, जब कर्ता किसी विषय में अपने चित्त या बुद्धि का संबंध स्थापित करता है तो वहां क्या हो जाता है, वैश्विक आधार हो जाता है, जैसे मोक्ष इच्छा। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, मोबाइल लेके सब जगह घूमते रहते हैं, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा, जैसे पीएम मोदी उनको कॉल करने के लिए बैठे हैं, टॉयलेट जाएंगे तो मोबाइल, नहाएंगे तो मोबाइल। तो वैस उन लोगों को क्या बोला जाता है कि उनको, उनके ब्रेन में ऐसा कुछ हो गया कि उनको लगता है कि हर लोग उनको मिस कर रहे हैं और हर 5 मिनट में मैसेज या कॉल कर रहे होंगे। तो जो चीज ब्रेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, 3 आधार बताए गए। ठीक है, पहला आधार क्या था, औपलेशिक आधार, दूसरा है वैश्विक आधार। तो जब कर्ता किसी विषय में अपने चित्त या बुद्धि का संबंध स्थापित करता है तो वहां पे वैश्विक आधार होता है, जैसे मोक्ष इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट आधार आप देखेंगे, नेक्स्ट आधार कहलाता है अभिव्यापक आधार। जहां किसी वस्तु का या विषय की किसी वस्तु या विषय में व्यापक भाव संबंध से स्थिति होती है, तो वहां वस्तु का आधार क्या कहलाता है, अभिव्यापक आधार। इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, जब किसी वस्तु या विषय की किसी वस्तु या विषय में व्यापक भाव संबंध स्थापित हो वहां वस्तु का आधार अभिव्यापक कहलाएगा, जैसे तिलेशु तैलम, तिलों में तेल। यहाँ तेल तिलों में व्यापक भाव से स्थित है, अतः तिल अभिव्यापक आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिव्यापक आधार कहलाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु या विषय की किसी विषय या वस्तु में व्याप भाव संबंध स्थिति होती है, इसीलिए वहां पे क्या कहलाएगा, आधार अभिव्यापक आधार। जैसे तिलेशु तैलम, तिलों में तेल, यहाँ तेल तिलों में व्यापक भाव से स्थित है, मतलब तेल में जो आपका तेल है वो किससे निकल रहा है, तिल से निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आधार कहलाएगा, अभिव्यापक आधार। ठीक है, तिलेशु तैलम, तिलों में तेल, यहाँ तेल तिलों में व्यापक भाव से स्थित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तो ये आपका पहला सूत्र था, आधारो अधिकरणम। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है आपको, 3 आधार देखना, औपलेशिक आधार, वैश्विक आधार या अभिव्यापक आधार। नेक्स्ट सूत्र पे आइए, नेक्स्ट सूत्र है आपका सप्तम्य अधिकरणे। सूत्र का नाम क्या है, सप्तम्य अधिकरणे च। यह सूत्र सप्तमी विभक्ति विधायक है। अनुरक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे च पद, च और दूर। ठीक है, च दूर और आंतिकार्थक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रावधान है। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे दिया गया है कि उसमें क्या होता है, हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात आधारो अधिकरण सूत्र से जिन जिन में अधिकरण संज्ञा होती है, जिसमें भी अधिकरण संज्ञा होता है तो उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, स्थाल्यम ओदनम पचती, बटलोई में भात पकाता है, मतलब जिसमें खाना बन रहा है। ठीक है, तो जो उसका आधार है उसमें क्या लग रहा है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पकाने का कार्यशैली किसमें हो रहा है, थाली में हो रहा है, और चावल और थाली दोनों प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिसमें बन रहा है और चावल आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इन चावलों का आधार क्या है, थाली है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आधारो अधिकरण से बटलोई की अधिकरण संज्ञा हुई है।
औपलेशिक आधार हुआ है। उपयुक्त सूत्र से इसमें क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति हो गई। तो समझ गए, इतना टफ नहीं है इसमें कि जो आपका आधार है उसमें क्या लग रहा है, सप्तमी विभक्ति हो रहा है। नेक्स्ट सूत्र में आइए, नेक्स्ट सूत्र है आपका ये सप्तमी विभक्ति के सूत्र आपके लास्ट है, यहाँ आपका कारक कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी सूत्र हो चुके हैं उन सबको आप बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट सूत्र है आपका साध्व साधु प्रयोगे च। तो ये भी क्या है, जहां भी च लिखा रहेगा मतलब 2 3 एक साथ आएगा। साधु मतलब उचित और श्रेष्ठ, उचित श्रेष्ठ अथवा असाधु जो अनुचित है, तो उचित और अनुचित इन दोनों शब्दों का प्रयोग जिसके प्रति साधुता या असाधुता कही जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब उचित और अनुचित, जो सही है या जो गलत है, दोनों शब्दों का प्रयोग होने पर जिसके प्रति साधुता या असाधुता कही गई हो, जिसके लिए कहा जा रहा है, वहां पे क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण मातरी साधु, कृष्ण माता के प्रति श्रेष्ठ है, कृष्ण माता के प्रति श्रेष्ठ है। इस वाक्य में साधु शब्द प्रयोग होने से उपयुक्त सूत्र से माता शब्द में क्या हुआ है, सप्तमी विभक्ति आया है। मातरी हो गया, मातरी, जब आप मातरी शब्द रूप पढ़ेंगे तो मातरी में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मे भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण मातरी साधु में आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा कारक का कौन सा सूत्र है। तो इसमें कारक का कौन सा सूत्र आ रहा है, साध्व साधु प्रयोगे च। ठीक है, समझ गए। इस वाक्य में साधु शब्द का प्रयोग होने पर उपयुक्त सूत्र से माता शब्द में क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ कृष्ण की साधुता माता के प्रति कही गई है। समझ गए कि साधु असाधु शब्द का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सूत्र है यश्च भावेन भाव लक्षणम। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, आपको याद रखना है। जब एक कार्य होने के पश्चात दूसरी कार्य का क्रिया होना बताया जाए तो जो कार्य पहले हो चुका है उसके कर्ता में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। या ऐसा सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब एक कार्य होने के पश्चात दूसरे कार्य का क्रिया होना बताया जा रहा है, मतलब एक काम हो रहा है उसके साथ साथ उसके पश्चात दूसरा काम भी चल रहा था, तो जो पहले हो चुका है मतलब जो पास्ट है उसके कर्ता में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। सूत्र का नाम क्या है, यश्च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, गोशु दुह मानसु गतः, गायों के दूहे जाने पर वह गया, मतलब जब गाय से दूध लिया जा रहा था तब वह गया। यहाँ गायों के दूहे जाने के पश्चात कर्ता की गमन प्रक्रिया का कथन किया गया है, इसलिए उपयुक्त सूत्र से प्रथम क्रिया गायों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए आप, गोशु हुआ है तो गोशु में क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और दोहन क्रिया क्या है, विशेष भाव से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ गाय विशेष्य और दोहन क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण है। तो गाय क्या हो गया, संज्ञा, और दोहन क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है, आप आगे भी पढ़े, ये षष्ठी चनादरे। षष्ठी चनादरे में क्या पढ़ना है आपको, जिसका अनादर करके या अपमान करके कोई कार्य किया जाए, तो जिसका अनादर किया जा रहा उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। मैंने आपको षष्ठी में भी ये बताया, एग्जाम्पल भी बताई, रुदती या रुदतः वह माता गता, बच्चे को रोते छोड़कर माता चली गई। तो यहाँ पे षष्ठी का भी प्रयोग हो रहा है और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, रुदतः वह माता गता, बच्चे को रोते छोड़कर माता चली गई। अब माता किसी के पास भी छोड़ के गई, लेकिन माता गई, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये वाला सूत्र भी आप किस में पढ़ लिए, षष्ठी में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट सूत्र आप पढ़ रहे हैं,
यतश्च निर्धारणम, अभी मैंने आपको बताया कि यतश्च निर्धारणम में आपको क्या पढ़ना था कि जब हम लोग किसी को बहुत सारे भीड़ में से किसी एक को अलग करके बताते हैं तो वहां पे क्या होता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु किसी विशेष के माध्यम से अथवा कोई विशेषता बताकर समुदाय में वैशिष्ट प्रतिपादित किया जाता है। जैसे आप लोग को नहीं बोला जाता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि वहां का लैंडमार्क बताइए, मतलब वो फेमस जगह, वो जगह में आपके सिटी में, आप कोई भी सिटी से हो तो आप जैसे कि मैं धनबाद की बात करी तो हम लोग से कोई पूछेगा धनबाद में फेमस क्या है तो क्या बोलेंगे, बैंक मोड़। तो सिमिलरली वैसे ही हर जगह में कोई एक फेमस लैंडमार्क होता है तो वो चीज उस चीज को अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यतश्च निर्धारणम में यही है, जब किसी वस्तु की किसी विशेषण के माध्यम से या कोई विशेषता बताकर समुदाय में वैशिष्ट प्रतिपादित किया जाए तो उस समुदायवाची शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मतलब बहुत सारा चीज है उसमें, उसको अलग किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो बहुत सारे कवि हैं, एक अकेले कवि की तो नहीं है, बहुत सारे कवि है, लेकिन कालिदास जो कवियों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ है, अगर हम कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ बोलते हैं तो भी सही है, अगर कविशु कालिदास श्रेष्ठ बोलते हैं तो भी सही है। क्यों सही है, यहाँ कालिदास की कवि समुदाय में विशेषता प्रतिपादित की गई है, अतः समुदायवाची शब्द में कविशु में सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी का भी और सप्तमी का भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसीलिए आपको मैंने इसको सप्तमी में भी बताया और षष्ठी में भी बताया। तो आप ध्यान रखिए क्या है, यतश्च निर्धारणम, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब किसी वस्तु की किसी विशेषण के माध्यम से अथवा कोई विशेषता बताकर समुदाय से वैशिष्ट प्रतिपादित किया जाए तो समुदायवाची शब्द में क्या हो जाएगा, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मतलब बहुत सारे में से किसी एक को जब हम लोग निकालेंगे तो यतश्च निर्धारणम सूत्र का मतलब यतश्च निर्धारणम सूत्र को आइडेंटिफाई करेंगे, इस सूत्र में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अगर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है तो भी सही है और कविशु कालिदास श्रेष्ठ है तो भी सही है। ठीक है, तो ये आपका अधिकरण कारक का सूत्र था। इसमें जितने सूत्र थे वे मैं करवा चुकी हूं। तो इसमें कारक के जितने सूत्र थे प्रथमा से लेके सप्तमी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो भी आपके रिसेंट के एग्जाम है, रिसेंट के एग्जाम क्या, संस्कृत का आप एग्जाम 50 साल पहले भी दिए होंगे तो वही सूत्र होगा, कोई नया इन्वेंशन तो हुआ नहीं है कि कोई नए व्याकरणाचार्य आके नया सूत्र बना रहे। जितना भी अब तक का एग्जाम हो चुका है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जितने भी सूत्र का डिस्कशन किया गया है वो सारा यहाँ मैंने प्रथमा से लेके सप्तमी तक पूरा कवर करवा दिया है। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग से पढ़ना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि आपको कोई सूत्र में समझ में नहीं आ रहा है या और भी कारक डीपली पढ़ना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके कारक कंप्लीट हो गया है पूरा। ग्रामर में आपका महेश्वर सूत्र, संधि, कारक ये सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिन लोगों का एग्जाम है, आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से आप अपना ग्रामर और लिटरेचर का पोर्शन जो संस्कृत लैंग्वेज का है वो पूरा देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।